हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई अपनी जगह कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1। इसे देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लो। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, टू वेरिएबल विथ लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, इन्हें देखो। जब भी आपको किसी एक मैथमेटिकल लाइन में एक लाइन आपको मिलेगी किसी भी तरीके की, जैसे ये 2x + 3y मैंने लिख दिया बराबर में कुछ लिख दिया 5, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। और ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, एक रैखिक समीकरण क्यों है ये? क्योंकि इसके ऊपर घात कितनी लगी है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है। ठीक है, तो अगर किसी इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर अगर 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और यही चीज़ हमने सेकेंड चैप्टर में भी देखी थी, जहाँ पे हमें इक्वल नहीं मिला था। और जब इक्वल नहीं था तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया था, एक रैखिक बहुपद बन गया था। इसमें अपन ने इक्वेशन इक्वल लगा दिया तो ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई है। अब वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल मतलब चर। जो भी हमें यहाँ पे ABCD या अल्फ़ाबेट्स जो दिखाई दे रहे हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिखाई दे रहे हैं X और Y, वो हमारे वेरिएबल हैं, वो हमारे चर राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, और ये चर राशियाँ आपकी A से लेके Z तक कुछ भी हो सकती हैं, और गणित में इनका मान बदला भी जा सकता है। ठीक है, मैंने मान लिया एक ही जगह पे अगर 2 रख लेता हूँ, कोई 3 रख लेता है, कोई 4 रख लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी मान हम वेरिएबल की जगह पर रख सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल के साथ में जो लिखा हुआ है ये इसका गुणांक कहलाएगा। x का गुणांक क्या कहलाएगा? 2। और मैंने अगर पूछा y का गुणांक कितना है, y का कोफिशिएंट कितना है, तो 3। ठीक है, गुणांक मतलब कोफिशिएंट। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें और हिंदी मीडियम वाले भी देख लें। हिंदी में से गुणांक बोलते हैं, इंग्लिश में से कोफिशिएंट बोलते हैं। इन्हें इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, हिंदी में चर बोलते हैं। ठीक है, और बराबर के इस तरफ कुछ भी लिखा हो जो बिना XYZ के साथ जो नहीं है, इसे कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलेंगे। एक अचर राशि, इसका मान कभी नहीं बदलता, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, अगर कहीं घात या पावर x की पावर 2 या x की घात 2 मिल जाए तो ये लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, घात अगर 2 है तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और अगर पावर 3 लगी हो, घात में अगर 3 लगा हो तो उसे त्रिघात समीकरण बोलते हैं। सबसे बड़ी घात अगर 3 लगी है तो उसे त्रिघात समीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्यूबिक इक्वेशन बोला जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन। सिंपल सा इसका बेसिक ये था। अच्छा, पदों की संख्या, और इसमें पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पे एक पद पूरा ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है। ठीक है, इस तरह से पदों की संख्या को गिना जाएगा, उनके कोफिशिएंट गिने जाएंगे, चर कितने हैं, अचर कितने हैं, ये सब देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है।
इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हमें बनाना है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन यहाँ लिखा होगा, ठीक है, अब देख लेना। और मान लीजिए नोटबुक की कीमत ₹X और कलम की कीमत Y। X की जो वैल्यू है वो नोटबुक की कीमत है और कलम की कीमत Y। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बुक X। नोटबुक लिखा हुआ है तो नोटबुक लिख लेना भैया, है ना, बुक नोटबुक, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखोगे? नोटबुक की कीमत कितनी? X और द कॉस्ट ऑफ ए पेन Y, ठीक है। एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत Y है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। हमें बनाना है इक्वेशन, दो वेरिएबल वाली, दो चर वाली एक लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक समीकरण हमें बनाना है। तो उन्होंने जो लिखा है कि जो आपकी किताब है, जो आपकी नोटबुक है, उसकी कीमत कलम की कीमत की दुगनी है। नोटबुक जो है पेन की कॉस्ट से डबल है, तो पेन की कॉस्ट को डबल कर दोगे तो आपको एक बुक की कीमत पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था उस तरह से हमने गणित में लिख लिया, मैथमेटिकली इसको सिस्टम से जमा दिया है। प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल बचेगा 0, और ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हमें एक इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दिया है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक सामान्य तरीके का एक रैखिक समीकरण है, और वो भी दो चर वाला है। इसमें x और y चर हैं, और जो a और b दिया है वो उनके गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, और जो c दिया है वो एक अचर पद, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये मत सोचना कि ABCD जो दी है, ABC जो दिए हैं वो भी वेरिएबल हैं, इसमें तो 5 वेरिएबल आ गए, नहीं, हमारे पास x और y वेरिएबल हैं, A, B और C ये अलग तरीके के मतलब इनका कोफिशिएंट है, और ये एक कांस्टेंट है। तो हमें इन सभी क्वेश्चंस को इसके फॉर्म में लिखना है और ABC की वैल्यू बतानी है। तो ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। इसको लिखेंगे अगर 2x + 3y, ये इस तरफ हो जाएगा बराबर के, तो माइनस कर 9.35 और 0। तुलना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो x से x कंपेयरिंग या तुलना करने पर ये दो इक्वेशन की हमें कंपेयरिंग करनी है, तुलना करनी है। तो x से x क्या हो जाएगा? खत्म, और a के सामने क्या आ जाएगा? 2। a का मान आ गया, a की वैल्यू आ गई, ऐसे b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9.35 बार माइनस का। इसको भी जमाएंगे। 5 नीचे दिया हुआ है, सबसे पहले इसी को हटाना है, और जब नीचे से 5 कोई नंबर हटाना है ना, तो उसी का मल्टीप्लाई या गुणा कर देते हैं। तो 5 से अगर गुणा करेंगे तो 5x, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो y, और 5 से गुणा इसमें होगा तो 10, और ax + by + c = 0 से तुलना करने पर a के सामने 5 आ जाएगा, b की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और c की वैल्यू माइनस का 15। 2x + 3y - 6 = 0, ax + by + c = 0 से कंपेयर करना है। तो हमें a की वैल्यू यहाँ से -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6 यहाँ से मिल जाएगी,
यहाँ पे देखेंगे पहले तो 3 टर्म्स जो होती हैं इससे हमें तुलना करनी है, इसको ध्यान में रखना, हमेशा इसको ध्यान में रखना। और इस इक्वेशन को भी इस तरह का बनाना पड़ेगा। x के साथ तो x लिखा है, 3y इस तरफ ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 3y, और c वाली टर्म नहीं है तो 0 नहीं है तो 0, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे 0 होगा। और इसकी तुलना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो हमें a की वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। v की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 3 और c की वैल्यू 0 है ही। अगले 4 क्वेश्चन और देख। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 2x माइनस 5y लिखा हुआ है, इस तरफ ले आओ सॉल्यूशन में। 2x माइनस का है तो यहाँ आके प्लस का हो गया, और हमारे पास तीसरा कोई टर्म क्या मान लेते हैं 0, और सामने भी 0, क्योंकि हमें इसकी कंपेयरिंग इससे करनी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, ताकि कंपेयरिंग ठीक तरीके से हो सके। और कंपेयरिंग करने के लिए x वाले टर्म को ax वाले टर्म के साथ सामने रख देते हैं, तो x से x चला जाएगा और a की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ लिख देना तुलना करने पर, बाय कंपेयरिंग, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो बाय कंपेयरिंग, हिंदी वाले लिख देना तुलना करने पर। हर क्वेश्चन में लिखना इस तरीके से। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू 5, और c हमें 0 है। ऐसे इसको देखेंगे, देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, पसीना बहुत आ रहा है, शायद लाइक सब्सक्राइब कर देना। 3x तो ax वाले टर्म के साथ लिखेंगे, y वाला टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0y लिखेंगे। देखो 0 का किसी में भी गुणा होता है तो 0 आता है, हो सकता है यहाँ 0 हो चुका होगा तभी तो y वाला टर्म नहीं लिखा, लेकिन हमें उसको लिखना पड़ेगा क्योंकि कंपेयरिंग करनी है। और c की जगह पे आएगा 2 बराबर 0, a बराबर 3, कंपेयरिंग करेंगे तुलना करने पर, b बराबर 0 और c बराबर 2। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से x वाली टर्म नहीं है तो x वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 होगा, और जो y लिखा है वो माइनस का 2 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो x जो a की वैल्यू है वो 0 मिलेगी, और जो y की वैल्यू है कुछ भी नहीं है तो 1 मिलेगा। ठीक है, जब कुछ नहीं होता और y या x अकेला होता है तो उसका कोफिशिएंट ही b की वैल्यू मिलेगी या a की वैल्यू मिलती। देखो यहाँ पे नहीं है, चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। c की वैल्यू क्या है माइनस का 2। जैसे कि अगर x अकेला लिखा है तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे x भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 हुआ होगा, ऐसा समझ लिया करो। और यहाँ से अगर देखेंगे तो इस 5 को उस तरफ ले जाओ तो हमारे पास 2x माइनस 5 बनेगा, लेकिन y वाली टर्म नहीं है तो y वाली टर्म को प्लस 0y और माइनस का 5 इस तरीके से 3 टर्म में इस इक्वेशन को बना लेंगे, और ax प्लस by प्लस c से कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस का 5। एक्सरसाइज 4.1 यहीं पे ख़त्म। 4.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब